गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का 7-11 स्टडी यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, जिसका पेपर थर्ड पेपर है, उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। कल मैंने 10 से 12 क्वेश्चन की चर्चा करी थी, आज आगे उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, इससे पहले अगर आप वाकई में अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी के 100 पेपरों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा मेरे इस चैनल पर। इसके अलावा आप आरएसएसबी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। देखो, मैं आज का जो मेरा पेपर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा कंटेंट सबसे बेहतर है, एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखें। अगर जो भी वीडियो देख रहा अपने कीमती 24 आवर्स में से मैं कहता हूँ कि बस 1 घंटा इस वीडियो को देखना आप, ठीक है। अगर फिर भी आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करना। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो लोग ऐप्स पर कोर्स बेचते हैं उनसे कहीं बेहतर गुना आप एक बार अच्छे से देखना, कहीं ज़्यादा अच्छा मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। एक बार आप क्लास को देख के फिर कमेंट करें कि यार सर वाकई में आपने अच्छा करवाया नहीं करवाया। और मेरे पिछले वीडियो देखिएगा। मैं कहता हूँ एक शानदार वाली तैयारी करनी है ना। देखो, मैं वैसे वाले बोल नहीं बोलता कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज़ चाहिए। मेरे कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, आप देख लो। 100 से 200 एवरेज व्यू आते हैं, ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। 1400 सब्सक्राइबर है मेरे बस, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आप अच्छे से देख लेना। बस मेरा पर्पज़ यही है कि अगर आप राजस्थान रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है, जैसे आपका भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया और आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, अगर ये कहीं भी आते हैं, ठीक है, और अगर वाकई में आपकी इनको बेहतर तैयार करना है कि आपको लगे सर कि हमारा एक भी नंबर नहीं कटे, तो आप चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूँ ही सब्सक्राइब नहीं करें, पहले इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको बेहतर लगे तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना आप। इतना बेहतर कंटेंट लाया हूँ, वाकई में आपको मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ मैं। और मैं कहता हूँ अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते, सारे वीडियोस देख लेते, तो आपको कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से कोई गाइड खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है। कोई भी गाइड मत खरीदो, ठीक है। आपको राजस्थान अध्ययन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना बेहतर कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाया है कि एक बार अगर देखोगे तो गाइड का निचोड़, बुक का निचोड़, राजस्थान अध्ययन का निचोड़, सारे निचोड़ मैंने आपको बताए। और ये सारी मेहनत आपके लिए है, बस आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इतना ही कहना था। एक बेहतर कंटेंट है, आप एक बार पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली बात है ना। तो पहले आप देख के देखिए, फिर आपको लगेगा सर वाकई में बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप देख लो, केवल 1 घंटा निकाल के देख लो। अगर आप वाकई में अच्छी तैयारी करना चाहते हो ना, मुझे लगता है कि इतना बेस्ट कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। फिर भी आपको लगता है तो आप देख लीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। और मैंने कल 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, ये जो है अगले 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब ये मत देखा करो कि आप सर ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, सर हमारा क्या काम आना है। और राजस्थान जी के तो सब जगह पूछी जाती है। जो फैक्ट बताऊंगा मैं पशु परिचर से लेकर आरएस तक आने वाले हैं। तो ये नहीं देखना कि सर आपका जीएन का पेपर है, ये तो वीडियो का पेपर है, मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। है तो सारा राजस्थान जी के, सारे पेपर देख लो, सारे पेपर रट लो। आरएस का पेपर हो, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर हो, वुमेन सुपरवाइज़र का पेपर हो, वीडियो यानी आपके ग्राम सेवक वाला पेपर हो, पटवारी वाला पेपर हो, आपका लाइब्रेरियन वाला पेपर हो, आपका लैब असिस्टेंट वाला पेपर हो, आपका जीएन वाला पेपर हो, ठीक है। सॉरी गाइस। तो कोई सा भी अगर आपका पेपर है ना, तो आप उसे अच्छे से रट लीजिएगा, वाकई में आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। पेपर सारे देखो,
और तैयारी जो अपनी चल रही पटवारी के लिए उसकी करो, जो लक्ष्य है उसको सामने रखो, पेपर सारे रखो, सारी जीके क्लियर कर लो, किस में किस प्रकार की जीके पूछी जाती। सवाल कई बार रिपीट होते हैं। जेईएन के पेपर के सवाल तो लैब असिस्टेंट में डाल देते, लैब असिस्टेंट के पेपर पटवारी में दे देते, पटवारी वाले पेपर के सवाल वीडियो में डाल देते, वीडियो वाले सवाल आपके पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा कहना ये कि आप 0 से स्टार्ट करो या 100 से स्टार्ट करो, एक बेहतर कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ और वाकई में आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो सवाल नंबर पहले की बात कर लेते, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। पहला सवाल आपके सामने है, इतना बेहतर फैक्ट मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। तो पहला सवाल आपका है, क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते, साबी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। एक तरफ नदियाँ, एक तरफ उद्गम स्थल आपको दिया हुआ। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती, बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। सोम नदी बीछा मेढ़ा की पहाड़ी से निकलती, बिल्कुल सही है। बाण गंगा आपकी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती। सबसे पहले तो बाण गंगा जो निकलती है वो कोटपुतली बहरोड। देखो मैं नए जिलों के साथ में बात करूंगा, पुरानी जीके नहीं बताऊंगा, जो बदल गया वो बिल्कुल मैं चर्चा करने वाला हूँ। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर की पहाड़ियों से आपकी क्या निकलती है, बाण गंगा नदी निकलती है। बिल्कुल आपको याद रखना, बाण गंगा नदी कोटपुतली बहरोड जिलों की विराटनगर की पहाड़ियों से निकलती है। अब मैं बात कर लूँ खमनोर की पहाड़ियों की, तो खमनोर की पहाड़ियों से आपकी राजस्थान के पूर्णतः जो सबसे लंबी नदी है वो नदी निकलती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा बनास, तो बिल्कुल सही है, बनास नदी जो आपकी निकलती है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, सवाल का तो बता दिया। अब देखो नदियों से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके सवाल बन सकते हैं ना, उन सवालों की मैं चर्चा करूँगा। नवीनतम पैटर्न और आपका ओल्ड पैटर्न और आपका करंट पैटर्न, सारे पैटर्न की मैं अच्छे से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो आपको याद रखना है, देखो अभी आरपीएससी जो पूछता है नदियों से जो सवाल पूछ रहा है वो एक तो अपवाह क्षेत्र और एक कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चंबल नदी की। देखो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना था आपको याद रखना, 72,032 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जबकि कुल अपवाह क्षेत्र के प्रतिशत की बात कर लूँ तो 20.90% है, ठीक है। सीधा सवाल एग्जाम में पूछा गया है ना, मैं ऐसा वैसा कंटेंट नहीं बताता हूँ, जो एग्जाम में रिलेटेड पूछा जा रहा है। अभी करंट में जो सवाल आ रहा है वही सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सवाल एग्जाम में आरपीएससी ने बनाया था कि चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र प्रतिशत में कितना है, तो 20.90% है। ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है और एक बार नहीं 2 बार पूछा गया ठीक है। अब क्या पूछ लेगा, अब वो इसका अपवाह क्षेत्र पूछ लेगा, कितना किलोमीटर है, तो 72,032 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अब थोड़ी सी बात कर लूँ मैं लूनी नदी की। देखो लूनी नदी की मैं बात कर लेता हूँ, तो लूनी नदी का जो आपका अपवाह क्षेत्र है कितना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 34,866 वर्ग किलोमीटर है। और कुल अपवाह क्षेत्र की प्रतिशत में मैं बात कर लूँ तो 10.40% है। कितना है, 10.40% है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो 10.40 से याद हुआ कि कुल भारत का राजस्थान का जो है प्रतिशत में कितना एरिया है, तो 10.41 है, ठीक है, ये आपको याद रखना। कुल भारत के पशुधन का राजस्थान का जो पशुधन है वो कितना है, 10.58 है। तो ये साथ के साथ आंकड़े याद रखना। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ माही नदी की माही नदी की बात कर ले तो माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है कितना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 16,551 वर्ग किलोमीटर है। जबकि प्रतिशत में अगर मैं बात कर लूँ कुल अपवाह क्षेत्र की तो 4.80% है, 4.80% है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी साबरमती की। साबरमती जो कि राजस्थान से निकलती है लेकिन गुजरात की प्रमुख नदी है, ठीक है, उदयपुर से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 3,288 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में 1% है। अब एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, अच्छे से सुनना। मैंने सबसे पहले बताया था चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है 72,032 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में 20.90% है। फिर लूनी नदी की चर्चा अपन ने करी थी, 34,866 वर्ग किलोमीटर में अपवाह क्षेत्र है और कुल अपवाह का प्रतिशत जो है 10.40%। फिर माही नदी मैंने बताया था 16,551 वर्ग किलोमीटर, कुल अपवाह क्षेत्र का 4.80%। फिर मैंने बात करी साबरमती नदी की, ठीक है। साबरमती नदी का जो क्रम वो 3,288 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 1। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ आंतरिक प्रवाह क्रम राजस्थान के अंदर जो कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 3,85,587 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्या बता रहा मैं, आंतरिक प्रवाह क्रम का कुल अपवाह क्षेत्र आपको बताया मैंने 3,85,587, जबकि मैं प्रतिशत में बात कर लूँ तो 60.5% है अपवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं बात कर लूँ देखो
थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो बिल्कुल आपको याद रखना, बनास नदी का जो कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत है 0.90% है। कितना है आपको बिल्कुल याद रखना, 0.90% है। जबकि गंगा यमुना नदी का जो क्रम है राजस्थान के अंदर कुल अपवाह क्षेत्र का 1.5% है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो ये तो हो गया आपका अपवाह क्षेत्र। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करता हूँ जो वाकई में आपको लगेगा सर कि इतने अच्छे फैक्ट और वो भी सारे एक जगह उपलब्ध हो जाते तो और आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। मैं कहता हूँ नोट्स की तैयारी करो, नोट्स बनाओ। अगर आरएस में भी राजस्थान जीके से एक सवाल आपका गलत हो जाए तो मुझे कमेंट कर देना आप, क्योंकि एक बेहतर तैयारी करता हूँ मैं, आपके लिए मेहनत करता हूँ। एक ही वीडियो बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं, सारे डाटा एक जगह कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, इसलिए बहुत मेहनत लगती है इसमें। बस इस मेहनत का बदला क्या है कि बस आप एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा था, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का क्रम, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सतही जल। सतही जल से राजस्थान में नदियों का जो सही क्रम है तो वो सबसे पहले हो जाएगा आपका चंबल, चंबल के बाद आएगी आपकी बनास, बनास के बाद आएगी आपकी माही, माही के बाद आपकी एक लूणी। ठीक है, ये 4 नदियाँ होगी। सतही जल की उपलब्धता की दृष्टि से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो सबसे पहले आपका चंबल, चंबल के बाद आपका बनास, बनास के बाद आपका माही, माही के बाद आपका लूणी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो मैंने सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम बताया। याद रखना मैं बहुत फैक्ट बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना तभी मज़ा आएगा पढ़ने का, तभी समझने का मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। जल की उपलब्धता की दृष्टि से नदियों का सही क्रम की मैं बात कर लेता हूँ कि भाई जल की उपलब्धता की दृष्टि से तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, सबसे पहले आपकी चंबल, चंबल के बाद आपकी बनास, बनास के बाद आपकी माही, माही के बाद बात कर लूँ तो मैं आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, लूणी नदी। चंबल, बनास, माही, लूणी, ये कौन सा क्रम मैंने आपको बताया, तो जल की उपलब्धता की दृष्टि से नदियों का सही क्रम बताया। पहले मैं क्या बता चुका हूँ, सतही जल की दृष्टि से मैंने राजस्थान की नदियों का क्रम पहले बता दिया है। अब ये जो क्रम आपके सामने लिखा है ये जल की उपलब्धता की दृष्टि से नदियों का सही क्रम है। इसके बाद जल की उपयोगिता की दृष्टि से नदियों का जो सही क्रम है वो कौन सा है, तो सबसे पहले आपका चंबल, चंबल के बाद आपका बनास, बनास के बाद आपका माही, माही के बाद बात कर लूँ तो मैं आपका साबरमती। ये जो है जल की उपयोगिता की दृष्टि से नदियों का सही क्रम है, चंबल, बनास, ठीक है, माही, साबरमती, और उसके बाद आपकी लूणी नदी आती है। लेकिन 4 नदियों का मैंने क्रम बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम। जल ग्रहण की दृष्टि से मैं बात कर लूँ तो सबसे पहली जो नदी होगी आपकी बनास, बनास के बाद होगी लूणी, लूणी के बाद आपकी चंबल, चंबल के बाद आपकी माही। तो मैंने 4 क्रम बताए, सतही जल की दृष्टि से, जल की उपलब्धता की दृष्टि से, जल की उपयोगिता की दृष्टि से और राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से। ये 4 क्रम ज़रूर याद रखना, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। और पहला कुल अफवाह का जो प्रतिशत मैंने नदियों का बताया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। अब मैं थोड़ी सी और फैक्टों की बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान में जो जलप्रपात है, एक तो आपका चूलिया जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 मीटर इसकी ऊंचाई। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कौन सी नदी पे बना हुआ, चंबल नदी पे बना हुआ। दूसरे जलप्रपात की बात कर लूँ, मैनाल, दूसरा आपका जलप्रपात है राजस्थान का मैनाल, मैनाल नदी पे बना हुआ भीलवाड़ा में। तीसरा जो आपका जलप्रपात है वो भीमलत, ठीक है, भीमलत जलप्रपात जो बना हुआ आपका मांगली नदी पे, बूंदी पे बना हुआ। बस इतना याद रखना आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई भीमलत जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो मांगली नदी पे बना हुआ और बूंदी में बना हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी त्रिवेणी संगम की, जो नदियाँ बनाती हैं ना राजस्थान में, आपके 4 त्रिवेणी संगम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका सोम, माही और जाखम, ये आपका डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है बनास, बेड़च और मैनाल, ये आपका भीलवाड़ा में बनाता है। कहाँ बनाता है, भीलवाड़ा के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। तीसरा जो है बनास, खारी और डाई, ये आपका टोक में बनाता है। कहाँ बनाता है, टोक के अंदर। एक है आपका बनास, चंबल और सीप, ये आपका सवाई माधोपुर में बनाता है। 4 त्रिवेणी संगम की मैंने आपसे बात की है। सोम, माही, जाखम डूंगरपुर में बनाता है, बनास, बेड़च, मैनाल आपका भीलवाड़ा में बनाता है, ठीक है। और बनास, खारी, डाई आपका टोक में बनाता है, और बनास, चंबल, सीप आपका सवाई माधोपुर में बनाता है। मुख्य स्थान की बात कर लो तो ये नवा टापरा में बनाता है, सोम, माही, जाखम वाला। बनास, बेड़च, मैनाल वाला आपका बेगू में बनाता है,
और बनास खारी डाई वाला आपका राजमहल टोंक में बनता है। बनास चंबल सीप आपका रामेश्वर सवाईमाधोपुर में बनता है। तो ये आपके जो नदियों से रिलेटेड जो फैक्ट है ना वो मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान की अंतर्राज्यीय नदी तो आपकी चंबल नदी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी आपकी घग्गर नदी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर नदी, राजस्थान की अंतर्राज्यीय नदी जो कि आपकी चंबल नदी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो राजस्थान की एकमात्र विश्व धरोहर सूची में नामित होने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी आपकी नदी है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बंद बाराठा झील या बांध आपका भरतपुर में पड़ता है। गलता आपके जयपुर में है। तालाबशाही आपका धौलपुर में है। गढ़ीसर आपका जोधपुर में नहीं है, ये आपका गलत है। गढ़ीसर आपका जो पड़ता है ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ठीक है, और इसका निर्माण महारावल गढ़सिंह के द्वारा करवाया गया 14वीं सदी में। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो शायद आपने पहली मर्तबा सुना होगा। क्या सुना होगा? पूरा क्वेश्चन देखना। राजस्थान में लगभग पूरे वर्ष में लगभग औसत वर्षा कितनी होती है? तो आपको याद रखना पूरे 365 जो राजस्थान में बरसात होती है, औसत वर्षा केवल 29 दिन होती है। कितने दिन भाई? 29 दिन, एक महीना बरसात होती है। ठीक है, और यही 1950 की मैं बात कर लेता ना, तो 1950 में जो बरसात होती थी वो 83 डेज होती थी। कितनी? 83 डेज। और वर्तमान में घटकर केवल 29 रह गई, आपको याद रखना। अब देखो मैं बता देता हूँ। झील, देखो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आपको याद रखना, झीलों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। साइंस में सवाल पूछा जा सकता है, तो जीके में तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन से झीलें जो है कौन से जिले में पाई जाती है? तो उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, इसलिए उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ है? तो ये राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलेगी आपको नागौर। कहाँ मिलेगी? नागौर के अंदर आपको राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे ऊंची झील आपकी जो है नक्की झील है, जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया उनके नाखूनों से खोद कर। और राजस्थान की सबसे औसत तल से भी नीचे झील कौन सी है? तो तलवाड़ा झील है, जो कि आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। नक्की झील आपकी सिरोही में पड़ती है, तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। देखो ज्वालामुखी आधार पर झील है ना, दो भागों में बटी हुई है। एक तो आपकी कोलडेरा झील है, एक क्रेटर झील है। और अगर मैं बात कर लूँ कि राजस्थान में कोलडेरा झील कौन सी है, तो आपको बिल्कुल उत्तर देना होगा पुष्कर झील आपकी कोलडेरा झील है। किस प्रकार की झील है? कोलडेरा झील है। अब कोलडेरा क्या होता है, चलो उसके बारे में बता देता हूँ। कुछ बच्चों के मन में आता होगा सर ये कोलडेरा क्या है, तो कोलडेरा मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, ज्वालामुखी का मुख यदि बड़ा होता है तो उसे कोलडेरा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ज्वालामुखी का मुख अगर छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है। आप सुना होगा क्रेटर झील, महाराष्ट्र वाली लोनार झील, क्रेटर झील के बारे में सुना। कोलडेरा, यदि ज्वालामुखी का जो मुख है ना वो बड़ा होता है तो उसे कोलडेरा कहा जाता है। और जबकि सॉरी, ज्वालामुखी का जो मुख का आकार होता है यदि छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान में कोलडेरा प्रकार की जो झील आपकी पुष्कर है। क्रेटर झील राजस्थान में एकमात्र झील है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील तो आपकी क्रेटर झील की श्रेणी में आती है, कोलडेरा झील की श्रेणी में आपकी पुष्कर आती है। ये आंकड़ा आपको कोई नहीं बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपसे शेयर किया है, बड़े बड़े ऐप्स पर आपको नहीं मिलेगा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले आपको नहीं बताएंगे। इसलिए कहता हूँ चैनल के साथ जुड़िए, वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा कि सर इतना बेहतर कंटेंट आप लाते कहाँ से हो। ठीक है, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा। अब देखो और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से आरपीएससी बार बार सवाल बनाती है, ये है आपका NLCP। सर ये क्या है? तो NLCP की मैं बात कर लूँ तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। ठीक है,
ये सर ये योजना क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। देखो इसके बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना केंद्र सरकार के द्वारा देश की झीलों की महत्ता बनाए रखने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन मई 2001 कब स्टार्ट हुई, मई 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना आपकी लागू की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बार बार सवाल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रदूषित झीलों का संरक्षण प्रबंधन के लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया जाता है। स्कीम का उद्देश्य है कि प्रदूषित और अवक्रमित जो झीलें हैं उसी प्रकार से उसे निकाय, टैंक, तालाब का पुनरुद्धार और संरक्षण करना है। ठीक है, प्रारंभ में इसका जो केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी थी ना वो आपकी 70-30 थी, लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 के बाद जो हो गया वो 60-40 का रेशियो हो गया। कौन सा, 60-40 का आपका रेशियो हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो इस कार्यक्रम में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल हैं, ये आपसे सवाल बनेगा। देखो NLCP में राजस्थान की 6 झीलें शामिल हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ फतेह सागर उदयपुर, दूसरी की मैं बात कर लूँ पिछोला उदयपुर, तीसरी की मैं बात कर लूँ आना सागर अजमेर, चौथी की मैं बात कर लूँ पुष्कर अजमेर, पाँचवीं की मैं बात कर लूँ नक्की झील सिरोही। ठीक है, और छठी की मैं बात कर लूँ तो मान सागर झील जयपुर। ये 6 झीलें आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है। 2 तो आपकी उदयपुर में है, 2 ही आपकी अजमेर में है। उदयपुर वाली फतेह सागर और पिछोला, अजमेर वाली आना सागर और पुष्कर, एक आपकी नक्की झील सिरोही वाली, एक आपकी जयपुर वाली मानसागर झील। अब इसमें ये सवाल यूँ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम या योजना में शामिल नहीं है, पहला सवाल। दूसरा, इसका जो वर्तमान रेशियो पूछा जाता है केंद्र और राज्य का, तो आपको याद रखना वर्तमान जो है 60-40 है और पहले जो था वो आपका 70-30 था। ठीक है, ये आपको यानी 60 तो केंद्र सरकार का है, 40 आपका स्टेट सरकार का, ये आपको याद रखना है। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते अपन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना आपको। ठीक है, तो इसका अपन देख लेते हैं। देखो मैं बात करूँ ना तो वैसे राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से बात करूँ तो जो आइसोइट लाइन है यानी समवर्षा रेखा है वो 3 है। एक तो आपका 25 cm, दूसरी में बात कर लो तो 40 cm, तीसरी की मैं बात कर लूँ तो 50 cm। ये 3 मुख्यतः है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। mm में बात करें तो ये 250 mm हो जाएगा आपका, और इसकी मैं बात कर लूँ तो ये 400 mm हो जाएगा आपका, मिलीमीटर है ना, और ये आपका 500 mm हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है आपके मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जैसे ये राजस्थान का मरुस्थल वाला एरिया, यहाँ से आपका अरावली, इधर से आपका मरुस्थल हो जाता, तो इसको 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, तो आपको याद रखना 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर की जगह क्या कर देता, वो आपका मिलीमीटर दे देता क्या, तो 250 मिलीमीटर लिख देता हूँ कि 250 मिलीमीटर रेखा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, 25 सेंटीमीटर के बराबर ही आपका 250 mm होता है। ठीक है, ये करती 2 भागों में बांट देती। एक तो आपका शुष्क मरुस्थल, ये वाला आपका शुष्क मरुस्थल हो गया, एक आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया। सवाल सीधा कैसे बनेगा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। आपके ऑप्शन में हो सकता है 250 mm हो सकता है आपका 25 mm हो, दोनों में से एक मिलेगा और दोनों में से एक ही आपका सही होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। ठीक है, जिसे 400 mm भी कह सकते हो आप। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान, पूरे राजस्थान को 2 बराबर भागों में काट देती है भाई। देखो ये अरावली में तो 50 है, इसके पास में जो है ना ये 40 है, यानी बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो आपकी समवर्षा रेखा है कौन सी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा भी आपकी, कौन सी सीमा है, पूर्वी सीमा। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया आपका, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये आपको रेखा जो अरावली पर स्थित पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। एक तो आपके पूर्वी मैदान को बिल्कुल अलग कर देती है, एक पश्चिमी मरुस्थल को बिल्कुल अलग कर देती है। सवाल सीधा एग्जाम में बनता है कि कौन सी समवर्षा रेखा पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके साथ ही देखो मैं आपको समदाब रेखा भी आपकी क्लियर कर देता हूँ, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप सही नहीं कर पाते हो। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जैसे आपका राजस्थान है, बिल्कुल आपको याद रखना क्या है ये आपका राजस्थान। देखो आपके जैसलमेर होती हुई, बीकानेर होती हुई, अनूपगढ़ होती हुई, गंगानगर होती हुई, ठीक है, कौन सी रेखा जाती है? समदाब रेखा की बात कर रहा हूँ मैं। समवर्षा रेखा की बात कर चुका हूँ मैं, आइसोबार यानी समदाब रेखा की बात कर रहा हूँ। तो 997 कौन सी? 997 कौन कौन से जिले से गुजरती है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, जैसलमेर, आपका अनूपगढ़, आपका फलोदी, बीकानेर और गंगानगर में गुजरती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 998 की। 998 समवर्षा रेखा देखो आपके बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से नागौर, नागौर से डीडवाना, डीडवाना से चूरू, चूरू से आपका सीकर, सीकर से आपके झुंझुनू होती हुई निकलती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, झुंझुनू को बिल्कुल छूती हुई निकलती है, अंदर से नहीं जाती, बिल्कुल थोड़ा सा छूती है। अब मैं बात कर लेता हूँ 999 की। 999 जो रेखा है आपकी समदाब रेखा, ये आपकी गुजरती है जालोर, जालोर से, ठीक है, सांचौर, सांचौर से आपकी पाली, पाली से आपकी ब्यावर, ब्यावर से होती हुई टोक, टोक से होती हुई सोईमाधोपुर, सोईमाधोपुर होकर सीधी बाहर निकल जाती है। फिर मैं बात करता हूँ 1000 मिलीबार वाली समदाब रेखा की। ये आपके देखो सिरोही, सिरोही से होते हुए उदयपुर, उदयपुर से होती हुई सलुम्बुर जिले को छूती हुई प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से झालावाड़, ये 4 जिलों के अंदर आपके 1000 मिलीबार की रेखाएं गुजरती है। देखो ये सेम आपको याद रखना होगा, अगर एग्जामिनर ने दे दिया ना सवाल, कई बच्चे तो ये जानते नहीं कि समदाब रेखाएं क्या होती है, यही पता नहीं होता उनको, इसलिए मैंने पूरा आपको मैप से बताया। जो जिले के नाम मैंने बोले अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अच्छा इसके सही उत्तर की अपन ने बात नहीं करी, ये क्वेश्चन बताया क्या मैंने? नहीं बताया। तो देखो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में अवस्थित है? तो यानी 50 मैंने बताया आपको, तो देख लो इसके अंदर रेगिस्तान वाले कौन से जिले, तो हनुमानगढ़, एक चूरू, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा कौन सा? बी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने देखो समवर्षा रेखा और समदाब रेखा दोनों के बारे में आपको बता दिया। यहाँ से अक्सर सवाल बनता है, थोड़ा कठिन सवाल बनता है, आसान नहीं बनता। अगर जो अच्छे से तैयारी करके जाता है ना, वही उनको सवाल को कर पाते हैं। अब अगला सवाल है जैसा कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जारगा आपके उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में, लेकिन कामनाथ जो है ना ये सिरोही में नहीं है। सर ये कामनाथ कहाँ पड़ती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये तो उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और इसे कमलनाथ भी कहा जाता है, कामनाथ के साथ इसे कमलनाथ के नाम से भी जाना जाता है। सर इसकी ऊंचाई भी बता दीजिए। इसकी ऊंचाई जो है 1001 किलोमीटर है। कितनी है? 1001 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है कमलनाथ की। ठीक है, अब देखो मैं राजस्थान की सभी चोटियों की ऊंचाई के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर है। कितनी ऊंची है? 1722। फिर आपकी शेर आती है 1597। फिर बात करूँ दिलवाड़ा चोटी आती है, दिलवाड़ा चोटी 1442। फिर आपकी अचलगढ़ आती है, ठीक है, सूर्य, उसके बाद जरगा आती है, जरगा क्रम से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ है ना। फिर आपकी आती है जरगा 1431। फिर आपकी अचलगढ़ आती है 1380। फिर आपका आबू आता है 1295। फिर आपका कुंभलगढ़ आता है 1224। ठीक है, कुंभलगढ़ का तो बता दिया। उसके बाद में बात करूँ ना, तो कुंभलगढ़ के बाद आती है आपकी धोनिया डूंगर, ठीक है, जो कि आपके उदयपुर में पड़ती है, 1183 मीटर ऊंची है। फिर आपका जो आता है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचा। फिर आपका आता है गोरमजी 934 मीटर ऊंचा। फिर आपकी आती है मायराजी टोडगढ़ 933 मीटर ऊंची है। फिर आपकी आती है खो 920 मीटर ऊंची है। फिर आपकी आती है सायरा 900 मीटर ऊंची है। फिर आपकी आती है लीलागढ़ 874 मीटर ऊंची है। फिर बात कर लो ना तारागढ़ 870 मीटर ऊंचा है। तारागढ़ के बाद आता है आपका डोरा 869 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में बात करूँ तो नागपानी, नागपानी 867 मीटर ऊंची है। ठीक है, नागपानी के बाद बात करूँ गोगुंदा, गोगुंदा 840 मीटर ऊंची है। कितनी? 840 मीटर ऊंची है। और मैं बात कर लूँ गोगुंदा के बाद आती है इसराना भाकर, इसराना भाकर 839 मीटर ऊंची है। नागपाड़ी 795 मीटर ऊंची है। नागपाड़ी के बाद बहरांच 792 मीटर ऊंची है। बरवाड़ा 786 मीटर ऊंची है। बबई 780 मीटर ऊंची है। बिलाली 775 मीटर ऊंची है। मनोहरपुरा 747 मीटर ऊंची है। रोजा भाकर 730 मीटर ऊंची है। बैराट 704 मीटर ऊंची है। काकनवाड़ी 677 मीटर ऊंची है। ठीक है,
सिरावास 651 मीटर ऊंची है, ठीक है। भानगढ़ 649 मीटर ऊंची है, 649 मीटर ऊंची है। जयगढ़ की बात करूँ तो 648 मीटर ऊंची है, 648 मीटर ऊंची है। और नाहरगढ़ की बात करूँ तो 599 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? नाहरगढ़ 599। बालागढ़ की बात करूँ तो आपकी 597 मीटर ऊंची है, ठीक है। जारौला की बात करूँ 588 मीटर ऊंची है। कोटड़ा की बात करूँ तो 450 मीटर ऊंची है। तो ये सारी चोटियाँ आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्रम से अवरोही क्रम आरोही क्रम जमाना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आरपीसी कई बार सवाल बना चुका, आरएसएस भी बोर्ड भी पूछा जा चुका। तो ये क्रम आपको हूबहू याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित है? ये बताना आपको। देखो, मृदा अपरदन और सतही जल की बात करें तो जल के कारण जो मृदा अपरदन होता है, गोडवाड़ प्रदेश में तो पानी नहीं, शेखावटी प्रदेश खाली है। मारवाड़ प्रदेश में पानी का आपका चंबल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल प्रदेश, यानी चंबल नदी के बारे में बात हो रही। देखो, मृदा अपरदन के बारे में बता देता हूँ कि मृदा अपरदन आपका होता क्या है और कैसे इससे अपरदन होता है मिट्टी का। देखो, मिट्टी की ऊपरी सतह पर उपजाऊ मृदा का प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से वायु अथवा जल द्वारा स्थानांतरण होना ही मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। या तो मिट्टी का कटाव कह दो या मृदा अपरदन कह दो, एक ही बात है। और राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन के बाद जो होता है वायु अपरदन होता है। वायु अपरदन के बाद आपका जल अपरदन होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और मृदा अपरदन की बात कर लो तो देखो, मृदा अपरदन में कई प्रकार से होता है और कहीं पर मिट्टी की ऊपरी परत का अपसरण हो जाता है, कहीं जल द्वारा गहरी नालिकाएं द्वारा गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो मृदा अपरदन मुख्य रूप से तो 4 प्रकार का होता है। एक तो आवरण अपरदन, अवनालिका अपरदन, वायु अपरदन और धरातलीय अपरदन। लेकिन अपन जो बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। मैं बात करने वाला हूँ अवनालिका अपरदन की, क्योंकि सवाल में आपके जो पूछा गया वो जल द्वारा और चंबल नदी द्वारा जो अपरदन होता है आपका, वो अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन होता क्या? तो अवनालिका अपरदन में नदियां, नालों, भारी बारिश के जल बहाव से होता है। जल धाराएं द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के साथ साथ कुछ गहराई तक कटाव किया जाता है, जिससे गहरे गड्ढे, घाटियां और नाले बन जाते हैं। इससे ही अवनालिका अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। ये अपरदन सबसे अधिक हानिकारक है। इससे संपूर्ण क्षेत्र ही कट जाता है, यानी पूरा एक खेत होता है ना, चारों तरफ दरार बन जाती, पूरा खेत आपका बिगड़ जाता, सबसे खतरनाक है। इस अपरदन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है कोटा, कोटा के बाद आपका बूंदी, बूंदी के बाद आपका धौलपुर, फिर आपका भरतपुर, फिर आपका जयपुर, फिर आपका सवाई माधोपुर। और मैं बीहड़ और उत्खात स्थल की भी बात कर ही लेता हूँ, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है आपका। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा चंबल बेसिन में निर्मित ऊबड़ खाबड़ भूमि की जो आकृति है उसे बीहड़ या उत्खात स्थल आकृति कहा जाता है। ये कृषि के अयोग्य ऊंची नीची भूमि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कोटा से 12 के मध्य को कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कुंवारी बीहड़। और राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि आपके कोटा के अंदर है और दूसरे नंबर पर फिर आपका आता है सवाई माधोपुर। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कोटा में, दूसरा आपका सवाई माधोपुर का स्थान है, ठीक है। बीहड़ की रानी किसे कहा जाती है? बिल्कुल आपको मुझे कमेंट करके बताना, बीहड़ की रानी किसे कहा जाता है? धौलपुर, करौली या सवाई माधोपुर, 3 ऑप्शन में से एक है। तो ये मैंने आपको पूरा अवनालिका अपरदन बता दिया अच्छे से। यहाँ से बार बार आपका सवाल बनता है तो बिल्कुल आप क्लियर कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जब पायराइट के भंडार है, तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जब पायराइट के भंडार है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सीकर। पायराइट कहाँ पाया जाता है? सीकर के सलादीपुर में पाया जाता है। भाई कहाँ पाया जाता है? सीकर के सलादीपुर में आपका पायराइट पाया जाता है। अब देखो, मैं थोड़ी सी राजस्थान के खनिजों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, ठीक है, ठीक है। 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा उसमें 81 है, पहले वाली में 82 दिया हुआ था, तो आप देख लेना ये। और 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। खनिज संपदा में विविधता की दृष्टि से खनन योग्य या 67 प्रकार के खनिज हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो वापस से बताता हूँ मैं आपको, खनन योग्य 67 प्रकार के खनिजों में से 44 तो आपके प्रधान खनिज है
और 23 प्रकार के गौण खनिज है, ठीक है, आपको याद रखना। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। और पचबद्रा जो आपकी जो रिफाइनरी है बालोतरा के अंदर, अक्टूबर 2022 तक इसे पूरा कर लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो तो आपको याद रखना जास्पर, जस्ता, जिप्सम, एबस्टोस, ओकर, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, सिल्वर, फेल्सफार, वोल्स्टोनाइट, फ्लोराइड, मार्बल, सोपस्टोन, सीसा, बालक्ले, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन, सेलेनाइट खनिजों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, आपको बिल्कुल याद रखना है। जबकि राजस्थान का देश में लौह खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान है। भाई लौह खनिजों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान आपका है। कौन सा स्थान है? तो लौह खनिजों की दृष्टि से आपका चौथा स्थान है। अब देखो कुछ ऐसे खनिज है जिनके बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा जो कि एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, तो अपने को जिला भी पता नहीं होता कि कौन से जिलों में। जैसे आपका डोलोमाइट है, डोलोमाइट ये खनिज आपके कौन से जिले में पाया जाता है? तो देखो राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और आपका ब्यावर, अलवर और खैरतल तिजारा के अंदर ये आपके डोलोमाइट खनिज पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा डोलोमाइट की मैं बात करूँ तो उदयपुर और राजसमंद में आपको मिलता है। कहाँ? उदयपुर और राजसमंद में सबसे ज़्यादा, उदयपुर के अंदर, फिर राजसमंद में। जबकि मैं बात कर लेता हूँ वर्मी क्यूलाइट। वर्मी क्यूलाइट आपका कहाँ पाया जाता है? कौन सा? वर्मी क्यूलाइट। वर्मी क्यूलाइट जो पाया जाता है एक तो आपका अजमेर और दूसरा आपका बाड़मेर। एक तो अजमेर में पाया जाता है, दूसरा आपका बाड़मेर में। इसका उपयोग जो होता है ना बागवानी क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है वर्मी क्यूलाइट का। जबकि मैं बात कर लेता हूँ बेंटोनाइट। बेंटोनाइट आपका जो मिलता है, बेंटोनाइट आपको कहाँ मिलता है? सवाल बेंटोनाइट से बना हुआ है, वापस से बनेगा। ये ऐसे खनिज होते हैं जो इनको अपन पढ़ के नहीं जाता। अपन लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ से सवाल नहीं बनता। कई बार क्या पीछे से सवाल बन जाता, तो आप कर नहीं पाते। तो बेंटोनाइट आपका बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। बेंटोनाइट का भी बीकानेर और बाड़मेर और सवाई माधोपुर में आपका पाया जाता है, ठीक है। बेंटोनाइट मतलब समझ गए ना आप, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। बिल्कुल, ये राजस्थान का पूरे देश में इसके उत्पादन में दूसरा स्थान है। गुजरात का पहला है, उसके बाद आपका दूसरा स्थान जो है किसका है? राजस्थान का। एक आपका जो है मैग्नेसाइट की मैं बात कर लूँ, मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना मैग्नेसाइट डूंगरपुर, अजमेर, पाली और उदयपुर, ठीक है, यह आपका मैग्नेसाइट पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेट्रोफा आ गया, सवाल आ गया। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है जामर कोटड़ा उदयपुर में है। भाई कहाँ है? जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर आपका जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपने ये जेट्रोफा कभी देखा नहीं होगा। तो जेट्रोफा यानी आपका रतन जोत जिसे कहा जाता है, ये पौधा किस प्रकार का होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये आपका जेट्रोफा है, ठीक है। बिल्कुल ये जेट्रोफा और रतन जोत है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा भी सही। ये है ना, ये आपके सामने जेट्रोफा है। इसमें देखो ऐसे बीज लगते हैं, ये बीज होते हैं ऐसे, ये बीज लगे होते हैं, इन्हीं के अंदर आपका डीजल निकलता है, ठीक है। रतन जोत के उत्पादन में जीवन का बहुउपयोगी उपयोगी औषधीय उपयोगी नहीं, उद्योग में, रंगाई में, भूमि सुधार में, मेड़बंदी में डीजल के रूप में इसका बहुत काम होता है। इनके बीजों में 30 से 40% तक आपको तेल प्राप्त हो सकता है। कितना? 30 से 40% आप तेल प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और 1 लीटर तेल प्राप्त करने के लिए कितने बीज होते हैं? तो 3.5 किलो बीज से आप 1 लीटर तेल प्राप्त कर सकते हो। कितना? 3.5 लीटर, मतलब 1 लीटर तेल के लिए 3.5 किलो बीज आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल आपको याद रखना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ इससे सवाल कैसे बनेंगे एग्जाम में। जेट्रोफा से जो सवाल बनेंगे ना वो एग्जाम में कैसे बनेंगे, तो आपको सवाल जो बनना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेट्रोफा यानी रतन जोत उगाने के लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है वो कौन कौन से है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। देखो जिले याद रखना, ये सवाल बना हुआ उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। ये इसके लिए उपयुक्त है, बिल्कुल आपको याद रखना। कितने जिले बताए मैंने? 11 जिले आपसे बताए, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। और
मैंने इसका वानस्पतिक नाम बता दिया गया, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, जेट्रोफा इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में रतन जोत होता है। कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि जेट्रोफा रतन जोत एक ही है क्या, ये अलग अलग मानते हैं उसे। और वैसे अगर तो आपको जिले याद नहीं होता ना, तो एक ट्रिक्स भी बता देता हूँ मैं आपको। मेवाड़ क्षेत्र के अरावली पर्वतीय श्रृंखला में बायोडीजल प्लांट आपका जेट्रोफा पौधा की प्रजाति के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। जहाँ जहाँ अरावली है उसके आसपास के जो जिले हैं ना, वहाँ जेट्रोफा का आप उत्पादन कर सकते हो, जेट्रोफा का उगा सकते हो। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जून 2018 में लागू करी थी। कब? जून 2018 में। साथ के साथ आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आज जेट्रोफा बता दिया आपको। अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। देखो बड़ा शानदार सवाल है 18वां। क्या सवाल है मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित जिला समूह किसमें सालार यानी साल के वन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं सालर वन आपके कहाँ पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपका अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो सालर वनों का जो विस्तार होता है ना, इन वनों का जो विस्तार होता है 450 मीटर की अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। पहले आपको याद रखना, ये ऊंचाई भी एग्जाम में पूछी गई। दूसरा आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, ठीक है, इन सारे जिलों में आपके सालर वन पाए जाते हैं। और इन वनों में प्रमुख रूप से एक तो आपका सालर, धोक, कठीरा और धावड़ ये पेड़ होते हैं, ठीक है। और सालर वृक्ष जो होते हैं गोंद का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और इसी की लकड़ी से पैकिंग के आपके डिब्बे बनाए जाते हैं। मिठाई पैकिंग के कभी डिब्बे देखे होंगे ना आपने, वो सालर के वृक्ष के ही आपके बनाए जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हो गया आपका सालर का वन। शुष्क सागवान वन, यहाँ से कई बार सवाल बनता है। शुष्क सागवान वन यानी सागवान वन कहाँ मिलता है आपको? राजस्थान के अंदर। और इनका क्या यूज़ है? देखो ये वन एक तो आपको याद रखना 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे कि मैंने सालर का बताया था 450 से अधिक, और सागवान वन आपको 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़ और बारां में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो बांसवाड़ा के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता? बांसवाड़ा में। सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाता थे। इन वृक्षों का जो विस्तार है दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। कौन से क्षेत्रों में? दक्षिणी क्षेत्रों में। और सागवान की लकड़ी के करसे के औजार और इमारती कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। फिर मैं बात कर लेता हूँ धोक के वन। कौन से वन? धोक वन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता। धोक वन जो है ना, आपको बिल्कुल याद रखना, राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र को अतिरिक्त सभी क्षेत्र इनके लिए अनुकूल है। केवल मरुस्थल में नहीं पाया जाता, बाकी आपका धोकड़े के जो वन है पूरे राज्य में आपको मिलते हैं, ठीक है। और देखो इसकी जो ऊंचाई के लिए 240 से लेकर 760 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, वहाँ पर ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने 450 से अधिक सालर बताया था। सालर के बाद मैंने आपको कौन सा बताया था? शुष्क सागवान 250 से 450। और अब मैं बात कर रहा हूँ धोकड़े के वन जो पाए जाते हैं 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और कौन कौन से जिले में मुख्य रूप से मिलते हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ में अधिक रूप से पाए जाते हैं। धोक यानी धोकड़ा के अलावा वनों में अरूंज, खेर, खिरनी, सालर, गोंदल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। धोक की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इसको जलाकर कोयला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कोयला बनाया जाता है। एक आपका राजस्थान पाया जाता है प्लास के वन। प्लास का जो वानस्पतिक नाम है वो आपका ब्यूटी या मोनोस्पर्मा है। सुर्ख लाल और पीले रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। किसे? प्लास को जंगल की ज्वाला। ये वन राज्य में कठोर और पथरीले क्षेत्र पर फैला हुआ है, जहाँ पहाड़ियों के मध्य जल पठारी धरातल है। ऐसे मैदानी क्षेत्र में मिट्टी अपेक्षाकृत कम होती है, वहाँ पर ये वन आपको मिलते हैं। मुख्य रूप से बात कर लो तो अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ के अंदर आपको प्लास के वन मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, बड़ा शानदार सवाल है। और कई बार ये सवाल मैंने आपको बताया, देखो छप जाता है। बच्चे कहते हैं सर रिपीट नहीं होता, मैं कहता हूँ कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पेपरों के साथ जुड़ो तो सही, पेपरों को अच्छे से देखो तो सही, आप वाकई में आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, शानदार वाली तैयारी हो जाएगी। एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप मेहनत तो करें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला, शहरी लिंगानुपात में देखो, ग्रामीण लिंगानुपात में देखो, ऑल ओवर लिंगानुपात में देखो, केवल एक जिला है पाली। इसका जो लिंगानुपात है कितना है? 1003 है आपका बस। बाकी सारे जिले 1000 से कम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो लिंगानुपात की बात है, ये अपन खाली आगे निकल जाओ तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कैसे आएगा? जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखो इसकी एक एक हड्डी और एक एक रीढ़ की जो हड्डी है उसको सब अलग कर देते हैं अपन। राजस्थान का ऑल ओवर लिंगानुपात 928 है,
राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। ऑल ओवर 928, शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण लिंगानुपात 933। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका डूंगरपुर है पूरे राजस्थान में, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला आपका धौलपुर है 846 पूरे राजस्थान में। प्रति 1000 पुरुषों पर 846 महिला उपलब्ध हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987 है, प्रतापगढ़ का 983 है, बांसवाड़ा का 980 है। मैंने आपसे चर्चा करी 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। 994 आपका डूंगरपुर, 990 राजसमंद, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिलों की। सबसे पहला आपका धौलपुर आता, सबसे कम लिंगानुपात है 846। उसके बाद आता आपका जैसलमेर 852, उसके बाद आता आपका करौली 861, उसके बाद आता भरतपुर 880, उसके बाद गंगानगर 887। क्लियर? ठीक है, अब जैसे थोड़ी सी मैं इस प्रकार चर्चा कर लेता हूँ कि सवाल एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहे तो आप फंसो नहीं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर वो फंसाने की कोशिश करता है बच्चे को। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात में आपका पाली है, जैसा कि सवाल में पूछा गया था 1003। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना धौलपुर। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर कितना, 841। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना टोंक। कौन सा है, टोंक। कितना है, 985। जबकि न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका है जैसलमेर, 807। प्रति 1000 महिलाओं, प्रति 1000 पुरुषों पर 807 महिलाएं उपलब्ध हैं। मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पूरे राजस्थान में आपका टोंक का सबसे ज़्यादा है, जबकि आपका सबसे न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात करूँ तो कौन सा, 807 आपका जैसलमेर है। साथ में ये आंकड़े आपको पक्के याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इसका पोस्टमार्टम अपन अच्छे से करते हैं। राजस्थान में 2001 से 11 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का 10 के परिवर्तन प्रतिशत है। सबसे पहले इसके उत्तर की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 1 है, ग्रामीण 10 के परिवर्तन दर 19% है, नगरीय यानी शहरी आपका 29% है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ 10 के जनसंख्या वृद्धि की मैं बात कर लेता हूँ, यही इसमें पूछा है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 10 के ऑल ओवर कितनी थी, तो 21.3% थी। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, पुरुष संख्या में कितनी वृद्धि हुई 2001 से 11 की तुलना की बात करूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना 20.8%। बिल्कुल आपको याद रखना। अगर मैं बात कर लूँ किसकी, महिला जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई तो आपको याद रखना 21.8%। ठीक है, 2001 से 11 के मध्य महिलाओं में 21.8% वृद्धि, पुरुषों में 20.8% वृद्धि। ग्रामीण जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर आपका 19% रहा और शहरी जनसंख्या का आपका 10 के वृद्धि दर 29% रहा। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कुछ और फैक्ट जो कि एग्जाम में बन सकते हैं और बनेंगे और किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 4 जिलों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ सकता है। सबसे पहले आपका बाड़मेर 32.5%, 10 की वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपका जैसलमेर 31.8%, फिर आपका जोधपुर 27.7%, फिर आपकी बात करूँ बांसवाड़ा 26.5%। तो 4 जिले मैंने आपको बताए सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 5। सबसे पहले बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7, फिर बांसवाड़ा 26.5। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले 4 जिले। गंगानगर की अगर मैं बात करता हूँ तो 10%, गंगानगर के बाद आता है झुंझुनू की 11.7%, फिर आपका पाली आता है 11.9% और फिर आपका बूंदी आता है 15.4%। तो ये न्यूनतम
10 के वृद्धि दर वाले 4 जिले मैंने आपको बताए। गंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4%, चित्तौड़गढ़ 16.1%, पाँचवा जिला भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी? वाकई में मैं कहता हूँ कि बेहतर तैयारी करनी है, चैनल के साथ जुड़िए। कितना अच्छा कंटेंट, अगर जो भी पढ़ रहा हो पूरा वीडियो देखा तो कमेंट ज़रूर करना कि मेरा जो कंटेंट है वो कैसा आपको लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।